नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में आज जिस सबसे बड़े मुद्दे पर बात होनी है, उस मुद्दे की चर्चा हर जगह पर है। आज संसद में भी उस पर चर्चा हो रही है, लोकसभा में। बात वक्फ संशोधन विधेयक की, जिसके जरिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित की जाएगी, नारी अधिकार सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही पारदर्शिता जो वक्फ बोर्ड का कामकाज है उसमें सुनिश्चित की जाएगी। तो इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है, और वो मुद्दा है कि केरल में किस तरह से चर्च ने इस वक्फ संशोधन को समर्थन दिया है, ईसाई संगठनों ने। और सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया है, वहां के जो राजनेता हैं उनको याद दिलाया है कि इस बिल पर समर्थन कीजिए संशोधन का। तो इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में किरेन रिजिजू ने पेश किया वक्फ संशोधन विधेयक, कहा विपक्ष कर रहा है गुमराह। संशोधन विधेयक पास होने के बाद विरोधी भी करेंगे प्रशंसा। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया था बिल, विपक्ष की भी यही थी मांग। जेपीसी के संशोधन को कैबिनेट ने किया स्वीकार। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल। कहीं बांटी जा रही है मिठाई तो कहीं फूल। भोपाल में महिलाएं समर्थन में सड़क पर उतरी। आप्रवास और विदेशी विषयक बिल 2025 राज्यसभा में पेश। 4 पुराने कानून की जगह बनेगा एक नया कानून। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है यह विधेयक। और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 25 गीगावाट की बढ़ोतरी। बीते साल के मुकाबले 35% की वृद्धि दर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना। तो ये थी हेडलाइंस इस वक्त की, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे बड़ी खबर यही है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है। और बात सिर्फ संसद के अंदर की नहीं है, संसद के बाहर भी पूरे देश में इस पर बहस जारी है। और इसीलिए आज खास चर्चा हम इसी पर रख रहे हैं कि देश का वक्फ, गरीबों का वक्फ, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। तो संसद से लेकर सड़क तक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जोरदार समर्थन में भी और खिलाफ में भी बहस और तकरीरों के बाद आखिरकार यह संशोधन बिल सरकार ने लोकसभा में पेश कर ही दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नए वक्फ बिल को उम्मीद का नाम दिया है। नया नाम होगा उम्मीद। इस बिल से न केवल नया सवेरा आने वाला है, बल्कि करोड़ों गरीब मुसलमानों को इसका फायदा भी मिलने जा रहा है। किरेन रिजिजू ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन पिछले 60 वर्षों में इन संपत्तियों का फायदा गरीब मुसलमानों को क्यों नहीं मिला। हमारे देश के पास इतनी प्रॉपर्टी है, फिर मुसलमानों के सामाजिक भागीदारी में क्यों वक्फ खामोश रहा। लेकिन कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का क्या आरोप है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर है, लेकिन इसका जवाब उनके पास नहीं है कि अब तक इस जमीन के प्रबंधन और संचालन के लिए कोई निर्देश क्यों नहीं मिले, क्यों इस पर लगे भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश नहीं हुई। तो संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कर दिया था कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की जमीन छीन जाएगी। इसमें जमीन छीनने का तो कोई प्रावधान है ही नहीं, बल्कि वक्फ एक्ट संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है। लोकसभा की चर्चा में यह भी साफ हुआ है कि जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन हैं। तो इस बिल में राज्य सरकार के अधिकारों का ही विस्तार दिया गया है। वक्फ की किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने में राज्य सरकार अब ज्यादा सक्षम होंगी। वक्फ को लेकर उठे सियासी घमासान के बीच यह समझना भी जरूरी है कि अल्लाह को दिया गया दान वक्फ कहलाता है।
कोई व्यक्ति अल्लाह के नाम से अपनी संपत्ति दान करता है तो वो अल्लाह की संपत्ति होती है, इसका उपयोग मजहब के कल्याण के लिए ही होना है। तो फिर इन संपत्तियों से अब तक गरीब, बेवा, मुस्लिम बच्चों के लिए क्यों नहीं अभी तक कुछ किया गया? आजादी के बाद 1954 में पहली बार इसे एक्ट बनाकर कानूनी मान्यता दी गई थी। फिर 2009 और 2013 में संशोधन करके वक्फ को असीमित अधिकार मिल गए, जिसके कारण वक्फ ट्रिब्यूनल के पास हजारों की तादाद में शिकायतें पहुंची, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी रही। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकार के कारण सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं डाली गई थीं। भारत में सभी धर्मों के धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए कानून होने चाहिए, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए अलग कानून क्यों है? धार्मिक आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों के विवाद का फैसला कानून से हो, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल से। अवैध तरीके से वक्फ की जमीन बेचने वाले वक्फ बोर्ड मेंबर को सजा हो। केंद्र सरकार का मानना है कि वक्फ एक्ट में यह संशोधन सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही किया गया है, ताकि गरीब मुसलमानों को भी वाजिब हक मिल पाए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हर रिफॉर्म का विरोध विपक्ष का स्वभाव बन गया है। वोटों के सौदागरों ने हर समय मुस्लिम समाज को गुमराह किया है, लेकिन मोदी सरकार देश हित में, समाज हित में कभी नहीं झुकी है और ना झुकेगी। तो लोकसभा में इस पर बहस जारी है। ए राजा इस समय बोल रहे हैं इसी बिल पर लोकसभा में। सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा। Right of the cock and bull story. No interference. No interference. Having said the cock and bull story, now we are coming at new cock and bull stories to say the parliament was given to Waqf Board. Sir, madam, the irony is that the minorities' rights are going to be protected by way of this bill, where the party is having no members of parliament Muslim community. There is no Muslim MP to introduce and pilot the bill and support the cause of the bill. They are not able to produce a single member of parliament, and they are giving moral advice to us how the secularism can be protected. Madam Chairperson, today it is a remarkable day for the Indian Parliament to design our destiny, whether the country is going to travel, whether this secular country is going to travel in the path which was well beaten by the forefathers of the freedom fighters on the Constitution, or a negative path as decided by the communal forces in the country. Sir, I want to start my speech by quoting the Tamil Nadu Assembly passed a resolution. The resolution was moved none other than the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin. The resolution unanimously passed. The stand of the court, our stand, the Waqf bill introduced by the Parliament against minority rights, against religious freedom, unconstitutional, contrary to the purpose of Waqf, inconsistent with judicial findings, unnecessary and confusing. If passed, it will cripple the Waqf institutions and harm the Muslim community. Therefore, the Assembly urges Union government to completely withdraw the Waqf amendment bill. Unquote. डीएमके के राजा संशोधन बिल के खिलाफ बोल रहे हैं लोकसभा में। जाहिर सी बात है विपक्ष के ज्यादातर नेता खिलाफ में ही बोल रहे हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर वक्फ के पास इतनी जमीन है तो मुसलमान गरीब क्यों हैं? ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास थर्ड लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। सर, आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं। हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। हम लोग सब चलते हैं उसमें।
इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी ले रहे, जहाँ ट्रेनिंग करता है, जहाँ वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है, वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। तो जोरदार ढंग से संसदीय कार्य मंत्री ने यह बात रखी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने भाजपा पर समाज का बंटवारा करने का आरोप लगा दिया। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो वही जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सालिम इंजीनियर का कहना है कि मुसलमानों की आवाज को दबाने का खेल खेला जा रहा है, जो सही नहीं है। जैसे कि कहा गया कि उनको दबाकर उनकी आवाज को बंद करके ये जो कुछ भी खेल खेला जा रहा है वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। तो हम आप लोगों के जरिए ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब भी मौका है, वक्त है हमारी हुकूमत के पास कि इसको रोके, नहीं तो फिर जैसे कि बताया गया कि हमें लीगल रास्ते से भी और हमारे मुल्क के लोगों को जागरूक करते हुए इस बिल के खिलाफ एक मुहिम हम चलाएंगे। लेकिन भाजपा के नेता शादाब शम्स का कहना है कि देश के मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है, तभी तो इस बिल का नाम उम्मीद रखा गया है। मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को, आप क्या कर सकते थे वक्फ का आपने करके दिखाया। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। ये जो शादाब शम्स को आप सुन रहे थे, ये दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और उन्होंने इसको समर्थन दिया है खुले शब्दों में। वहीं पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने भी कहा कि लोगों को काफी समय से इस बिल का इंतजार था, ये एक अच्छा बिल है। काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार था लोगों का और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल आएगा और पार्लियामेंट में एक अच्छी बहस होगी और उसके बाद में एक अच्छा बिल पास होगा, जिससे कि वक्फ में जो खामियां जो नज़र आ रही थी आज तक, उनको दूर किया जाएगा। और
और संसद में चर्चा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, शाहबानो केस का उदाहरण दिया और कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने मुस्लिम समाज से धोखा करने का बड़ा आरोप लगाया। याद करिए, शाहबानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि शाहबानो एक डिजर्टेड वाइफ थी, उनको कुछ 100 रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो हल्ला किया गया। यही लोग हैं। और सर, उस समय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, 400 का बहुमत था, मात्र एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ 100 रुपये दिए गए, क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया। और सर, आज जब मैं शाहबानो पर बात कर रहा हूं सर, तो मुझे अपने दोस्त आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ बोलना है सर। वो आपकी सरकार में मंत्री थे, उनका 2 दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ था इसी सदन में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। एकाएक हंगामा गया, राजीव गांधी हिल गए, डोल गए, कहे तुम वापिस हो जाओ, हम कानून ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए। तो वक्फ पर, संशोधन पर ये जो बातें आपने सुनी, नेताओं और मौलानाओं की, धर्मगुरुओं की, तमाम लोगों की बातें सुनी, अब जरा आम लोग वक्फ बिल पर क्या सोचते हैं, उनमें भी ये चर्चा है, जरा उनकी बातें भी सुनिए, वो किस तरह खुश हैं। बिल आ रहा है, उस खुशी में हम लोग मिठाई बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आज बिल पेश हो गया और बिल पास भी होगा, जरूर पास होगा, और ये बिल गरीबों के हित में होगा। मोदी जी को धन्यवाद ही बोलेंगे और कुछ नहीं। शुक्रिया उनका, उनका हर चीज में धन्यवाद है, बहुत सपोर्ट करिए, हर चीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और आगे भी उम्मीद हो कि अच्छा ही काम करेंगे वो। तो ये आवाज है मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम नौजवानों की, और उन मुस्लिमों की जो हाशिए पर डाल दिए गए थे और कुछ लोग कब्जा करके बैठे थे। लेकिन फिर भी बहस जारी है, लोकतंत्र में बहस तो होनी ही चाहिए। हम भी आज इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वक्फ को लेकर के क्या कुछ चर्चा चल रहा है, और जो पक्ष और विपक्ष दोनों बातें हैं उसको हम रखेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज खास चर्चा में खास मेहमान एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। साथ में हमारे साथ अतीकुर रहमान साहिब, जो रिसर्चर हैं और इस्लामिक स्टडीज के, बहुत बहुत स्वागत अतीकुर रहमान साहिब आपका भी। और हमारे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, स्वागत राहुल जी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। पहले शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, आखिरकार अब इस पर चर्चा तो शुरू हो गई है, और जैसी की संभावना थी उसी के मुताबिक अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो राजनीतिक पार्टी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उसी तरह का रुख ले रहे हैं, उसी तरह से बात रख रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है, और जो आम लोगों की आवाज है, गरीब मुसलमानों की, मुस्लिम महिलाओं की, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष शायद कहीं ना कहीं रॉन्ग पिच पर खेल रहा है क्या? लालचंद्र, देखिए, जब भी मोदी सरकार कोई ऐसा बिल लेकर आई है जो सुधारों की बात करता है, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या तमाम कांग्रेस पार्टी के सहयोगी हैं, वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर जब मुस्लिमों से जुड़ी कोई बात होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास ही कॉपीराइट है मुसलमानों के बारे में बात करने का, जबकि सत्ता पक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि आपने 60 वर्षों से ज्यादा शासन किया और मुस्लिमों के कल्याण के लिए क्या किया, आप बता दीजिए। जब सीए लागू हो रहा था तब यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। हुआ क्या? लागू अब हो चुका है सीए। क्या किसी एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है? जब उसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। प्रावधान था पीड़ित अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में है, उनको नागरिकता देने का, जो भारत आए हुए हैं। और आप बता रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जब 3 तलाक के रोक की बात थी तब भी कांग्रेस और तमाम दलों ने विरोध किया था, जबकि दुनिया भर में 3 जो तलाक है वो बैन था। मुस्लिम देशों में भी बैन है, तमाम अधिकांश देशों में, लेकिन भारत में उस सुधार का विरोध किया जा रहा था। और अब जब वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में सुधार की बात कही जा रही है, जो कि मुस्लिम संगठनों की तरफ से ही कहा गया था, जो कि तमाम ऐसे नेता जो सेकुलर नेता होने का दावा करते हैं,
वो जिसकी वकालत करते रहे थे। लेकिन जब बीजेपी और सत्ता पक्ष मोदी सरकार वो संशोधन लेकर आई है, तब आप विरोध में खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है और ये संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है। फिर अब बीजेपी ये सवाल पूछ रहे, आपने चर्चा सुना भी, रविशंकर प्रसाद बीजेपी की तरफ से बोले, जो शुरू में बिल रखते समय किरेन रिजिजू बोले कि एक प्रावधान आप बताइए जो ये मुसलमानों के खिलाफ ये बिल कहता हो, पारदर्शिता की बात करता है, और जो पुराने आपने तमाम संशोधन किए उसमें ये बताया कि 10 साल में केवल नाम मात्र की आय वक्फ बोर्ड की बढ़ती है, तो फिर ये साबित होता है कि पैसा जा कहाँ रहा है, क्या आम गरीब मुसलमानों के लिए खर्च हो रहा है कि नहीं। तो अब हम एक जोरदार चर्चा भी देख रहे हैं सदन में। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूं विनोद जी। विनोद जी, आखिरकार ये बिल पर बहस तो हो रही है, लेकिन जैसे अभी तक खबर है कि 14 संशोधनों के साथ इस बिल को लाया जा रहा है वक्फ संशोधन के लिए। अब इसमें तमाम कंसल्टेशन के बावजूद, जेपीसी का कंसल्टेशन हुआ, इतनी बैठकें हुई, उसके बाद भी अगर विपक्ष इस तरह की बातें संसद के अंदर कह रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये बात जा रही है, आम मुसलमानों के बीच में, मुस्लिम महिलाओं के बीच में, कि हमारे लिए जब भी कुछ करना चाहती है सरकार, ये सबसे पहले रोड़ा बन करके खड़े हो जाते हैं विपक्ष के लोग। जी, आज की जो बहस पार्लियामेंट में देख रहे हैं उसमें दो चर्चा, इस चर्चा में एक बात रेखांकित करने की जरूरत है कि ये चर्चा जो है वो सेकुलर और सीडो सेकुलर का एक फर्क दिखा रहा है, जिसकी बात आप पिछले कई वर्षों से सुनते रहे हैं, सेकुलरिज्म और सीडो सेकुलरिज्म का। उसको अगर आपको देखना हो तो पार्लियामेंट के आज के डिबेट में दिख रहा है। बहरहाल वो चर्चा अभी जारी है, आज लोकसभा में, कल राज्यसभा में। इंपॉर्टेंट ये है समझने की जरूरत कि इसको बिल को रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने इस नए बिल का नाम जो है उम्मीद रखा है, नाम दिया है। ये वाकई में क्या ये उम्मीद है, जो बात वो कह रहे थे कि ये नया सवेरा लाने वाला ये विधेयक है, वो जो ये बात कह रहे थे कि ये समाज कल्याण के लिए, आप कह सकते हैं कि इसको सामाजिक न्याय का लाने वाला ये बिल है, तो ये सवाल तो ये पूछना चाहिए विपक्ष से कि ये सामाजिक न्याय का बिल कैसे है। ये पूछना चाहिए इस बिल में जो सपोर्ट में खड़े हैं और जो अगेंस्ट में खड़े हैं, तो उनको बीच में अंतर बताना चाहिए कि 1954 से जब से इस बोर्ड की कोई एक लीगल मान्यता, कानूनी मान्यता दी गई थी वक्फ को, तब से लेके आज तक जो कुछ लोग, कुछ के हाथों में जो सबसे अपर कास्ट है, अपर क्लास है मुस्लिम के, वही स्टेट से लेके सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल तक में सिर्फ उन्हीं की जगह क्यों बनी? क्यों किसी पसबंदा मुस्लिम समाज के लोगों को उसमें जगह नहीं मिली? क्यों आज तक स्टेट से लेके सेंट्रल वक्फ बोर्ड में एक मुस्लिम महिलाओं की जगह नहीं मिली? तो क्या यही प्रोग्रेसिव समाज है? अगर ये प्रोग्रेसिव समाज है तो फिर इस वक्त में ऐसा समावेशी समाज योजना की बात क्यों नहीं हो जी? और जब ये समावेशी की बात हो रही है तो आप उसको सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हैं। तो ये सवाल आज अखिलेश यादव जो संविधान की बात कर रहे थे, आज जो गोगोई साहब संविधान की बात कर रहे थे, क्या वो संविधान का पन्ना पलटा है जिसमें कहीं भी वक्फ का नाम नहीं है? तो फिर ये संवैधानिक कानून देने वाले कौन लोग थे जिसने इस देश को गुमराह किया है? ये सीधा सवाल बनता है। बिल्कुल, यह देश सीधा सवाल पूछता है कि यह देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा। यह भी इस बहस का मुद्दा है। खास तौर पर सबसे मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है वो मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि यह बिल सामाजिक न्याय का जगाने वाला बिल है। यह बिल कम से कम आज जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं मुस्लिम का, गरीब मुसलमानों का, महिलाओं का, उनमें ये उम्मीद जगाने वाला बिल है। इसलिए इस बिल का नाम उम्मीद बना है। मैं इसीलिए इसको और ज्यादा बढ़िया से समझने के लिए अतीकुर रहमान साहब के पास पहले चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, जरा बताएं कि जो फायदा है उस फायदा को किसी बड़ी आबादी तक पहुंचाया जाए, महिलाओं तक पहुंचाया जाए, गरीबों तक पहुंचाया जाए, ऐसे सुधार का तो सबको तहे दिल से खैर मकदम करना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब, इसका फिर कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अतीकुर रहमान साहब बताइए। लालचंद जी, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं जब ये पहली बार पेश हुआ था अमेंडमेंट बिल, कि अगर बीजेपी सच्चाई से इसको लागू कर पाई जी तो बीजेपी और संघ में और मुसलमानों के बीच में बहुत बहुत बड़ा जो एक खाई है
वो ये दूरियां तय करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। जी। अब बात आती है कि कितनी सच्चाई से ये बिल अमेंड करके मुसलमानों को फायदा पहुंचाने जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा लालचंद जी। अब हमारी आशंकाएं क्या है? हम उस सरकार पर आप चाहते हैं भरोसा करें जो सरकार एक छोटी सी, अभी कहा जा रहा है कि भाई ये संशोधन के बाद में यूनिवर्सिटीज कायम होंगी, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स मुसलमानों के लिए कायम होंगे। एक छोटे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को इस सरकार ने पुरजोर कोशिश से चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। एक छोटी का जोर लगा दिया कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खत्म हो जाना चाहिए। और हम भरोसा करें कि आप तमाम वक्फ लैंड के ऊपर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाकर इन्हीं माइनॉरिटीज को लौटाएंगे। कैसे भरोसा करें? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही। आप मुझे बताइए लालचंद जी, आज तक के गौ रक्षा के नाम पर जितने भी मुसलमान मारे गए हैं उसमें कौन सैयद था और कौन अशराफ था और कौन ऊंची जाति का था? तमाम पसमानदा मुसलमानों के कमेलों को ताला लगा के योगी जी ने ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ताला इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए कमेलों को ताला, अरे उन कमेलों में काम कौन करता था? यही पसमानदा मुसलमान काम करते थे लालचंद जी। तो ये जो आशंका है अगर ये दूर हो जाए, ठीक है। आपकी आशंकाओं पर मैं जरूर पहले अब एसएन सिंह जी को ही लाऊंगा। और लेकिन जो आपने ये बात पूछी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक स्टेटस को, जाहिर सी बात है कि उसमें एससी एसटी को रिजर्वेशन देने का मामला सरकार का मंशा है और पहले वो स्टेटस नहीं था, अल्पसंख्यक स्टेटस, बीच में ये स्टेटस दिया गया, इसीलिए इसको चैलेंज किया गया है। बाकी जो आपने बातें उठाई हैं, मैं एसएन सिंह जी को सवाल ट्रांसफर करता हूं। एसएन सिंह जी बताइए, वो कह रहे हैं देखिए अगर सही ढंग से लागू कर लें तब तो बड़ा अच्छा, वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आपके ऊपर भरोसा कैसे करें, आप तो जो कुछ अभी तक कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं। एसएन सिंह जी। नहीं लालचंद जी, देखिए भरोसा इस नाते करना होगा कि बहुत सारे मुस्लिम हमारे अतीकुर रहमान साहब भी उस समय इस बात को कहते हैं जब सीए आ रहा था कि वो तो कानून, वो तो नागरिकता छीनने का कानून है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के तमाम वरिष्ठ लोगों ने कहा कि नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून है। और आधी स्पष्टता से ये चीजें हो गई कि किसी की नागरिकता नहीं गई, इस नाते हम कहेंगे कि आपको भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात कहूंगा, जब 3 तलाक पे कानून आ रहा तभी उन्होंने कहा कि हमारे धर्म और मजहब का मैटर है, जबकि बाकी भारत के लोगों ने कहा कि नहीं, ये आधी आबादी का मैटर है, महिलाओं का मैटर है, उस पर कानून आना चाहिए। और निश्चित तौर पे हमारी मुस्लिम भाइयों ने इसका स्वागत किया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी स्वागत किया, क्योंकि वो बहने राष्ट्र जी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की इज्जत, किसी की आबरू थी, निश्चित तौर पे उसका स्वागत किया गया। और आगे भी मैं कहूंगा कि जो हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, निश्चित तौर पे इनकी तरह इस कारण आज भी समझ रहे हैं कि ये जो कानून आ रहा है वो राष्ट्र के हित में कानून आ रहा है, मुसलमानों के हित में कानून आ रहा है, गरीबों के हित में कानून आ रहा है। क्यों कितनी चीज आती है, वक्त से संबंधित कार्यप्रणाली और आज का बदलाव। जो वक्त बनता है वो इसलिए बनता है, उसकी कार्यप्रणाली होती है कि वो जो मुस्लिम होते हैं, गरीब तबके के मुसलमानों के लिए कार्य होगा। निश्चित तौर पे वो कार्यप्रणाली जब नहीं हुई तो उसमें सुधार की गुंजाइश थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर रखा है कि भाई जहाँ जिसको कोई नहीं पूछता है, जिसको कोई नहीं पूछता उसी को थोड़ी पूछते हैं। ठीक है। उन पसमानदा समाज की जब ये बात कर रहे थे, जितने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाएगी, हमें विश्वास दिलाइए और आपका जिम्मेदार चैनल पे इनको विश्वास दिला के भेजिए कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई धर्म पे आधारित नहीं थी, लेकिन पसमानदा समाज को, गरीब समाज को जरूर उसमें मिला। उजाला योजना मोदी जी का, उज्ज्वला योजना मोदी जी का, गरीब कल्याण की योजना मोदी जी का, बिल्कुल, ये तो आंकड़े कहते हैं कि इसका फायदा मुस्लिम समाज को बढ़ चढ़कर मिला है। ठीक है। और सुनिए लालचंद जी, एक लास्ट बात, लालचंद जी लास्ट, मैं कह रहा हूँ कि सच चाहे आप उत्तर की तरफ बोलिए, मुक्का के पश्चिम की तरफ, उत्तर या दक्षिण, सच तो सच ही होता है ना। अगर कोई जमीन आपकी है तो आपकी रहेगी, जमीन आपकी नहीं है तो नहीं रहेगी। लेकिन जो जमीन हड़पने वाला कानून कांग्रेस ने बनाया था अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, उसी कानून में संशोधन हो रहा है। जो आपका नहीं है उसको जबरदस्ती क्यों नहीं? और अगर आप लिए है वेलफेयर के लिए तो वेलफेयर का काम करें, जिसके लिए भारत सरकार, मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। और आज हमारे
लौटता हूं आपके पास। मंत्री ने भी संसद में आज राहुल रिकॉर्ड लाल कहा जी। कि ये गरीबों को समर्पित मोदी जी की सरकार है, ठीक। गरीब कल्याण के लिए योजना ले जाएगी और गरीबों का ठीक है राहुल लाल जी, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी, ठीक, एक रुख लिया, पहले जो किया सो तो किया, वक्फ को एक्ट बनाने से लेकर के उसके बाद सुधार किया, लास्ट में अंतिम में 2013 में तो इतने असीमित अधिकार दिए कि शायद अगर वो नहीं दिया जाता ना तो आज शायद सुधार की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तमाम विवाद उसके बाद ज्यादा खड़े हुए हैं। अब कांग्रेस जो इस पर रुख ले रही है राहुल लाल जी, और केरल से जो आवाज उठ रही है, और वो आवाज प्रियंका गांधी का नाम लेकर के भी उठ रही है कि प्रियंका जी जरा देखिए तो सही इस बिल को, और वहां पर इस बिल का समर्थन कीजिए। कांग्रेस का जो स्टैंड इस बिल पर है राहुल लाल जी, ऐसा लगता है कि राजीव गांधी जी ने जो शाहबानों के टाइम में स्टैंड लिया था और आज जो कांग्रेस स्टैंड ले रही है, कोई फर्क ही नहीं है। कांग्रेस क्या समझने को तैयार नहीं है कि इसमें संशोधन की जरूरत है? कितने मामले हैं, किसानों की जमीन, गांवों की जमीन, मंदिरों की जमीन, गुरुद्वारों की जमीन, कितने विवाद, आम मुसलमानों के विवाद, 2/3 से ज्यादा मामले आम मुसलमानों की बात है। फिर भी कांग्रेस ये आवाज सुनने को क्यों नहीं तैयार है जो मुस्लिम महिलाएं आवाज दे रही हैं, जो पिछड़े मुसलमान आवाज दे रहे हैं? राहुल लाल जी। लालचंद जी, कांग्रेस सच्चाई की आवाज सुनती है, कांग्रेस कोई प्रोपेगेंडा वाली आवाज नहीं सुनती है। कांग्रेस ने जो बिल्कुल स्टैंड लिया है, हमें लग रहा है कि एकदम सही स्टैंड लिया है। यहां पे जो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार रही और अब तो एनडीए की सरकार है, वर्तमान सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है। वो दावा कर रही है कि वो वक्फ बोर्ड में संशोधन करके सामाजिक न्याय लाएगी। मैं तो कल से चैनलों में जब डिबेट कर रहा हूं तो मैं एक ही चीज कह रहा हूं, अभी अचानक से देखिए अब वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों का एक तबका ऐसा है जिसके विकास करने की जरूरत है, जिसे वक्फ बोर्ड में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो वहां पर पसमानदा निचले स्तर के लोग हैं। और जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी आरक्षण देती है, मुस्लिम आरक्षण, और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या तर्क देते हैं? वो लोग तर्क देते हैं कि दोनों दो बातें हैं राहुल लाल जी, मिक्स नहीं कीजिए, मिक्स नहीं कीजिए। मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं संविधान का उल्लंघन करके धार्मिक आधार पर आरक्षण देना एक अलग बात है, और उसी संविधान में अगर कुछ गलत प्रावधान किए गए तो उसका संशोधन करना एक अलग बात है। लालचंद जी, आप एकदम हमें सुन लीजिए, अगर बातें गलत है तो बिल्कुल जोरदार खंडन कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर मुस्लिम आरक्षण की बात होती तो कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय में तो कोई भेदभाव ही नहीं है, तो फिर वहां पर किसी समूह को कैसे आरक्षण दिया जा रहा है? और अब जब वक्फ बोर्ड को ला रहे हैं तो खुद ही वो मानने के लिए तैयार है कि मुस्लिम समूह के भीतर में भेदभाव की स्थिति है, उसमें भी क्रीमी लेयर है, एक वर्ग है जो साधन संपन्न है, दूसरा वर्ग है जो साधन विहीन है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि वो सोचते क्या है इस समूह को लेके। तो मैं एक सवाल छोटा सा खड़ा करता हूं, उन्होंने क्लाउज रखा है कि भाई कोई भी वक्फ में अपना जमीन देगा तो उसके लिए आवश्यक है कि 5 साल मुस्लिम धर्म में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी वो जमीन दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या हिंदू या दूसरे तमाम धर्मों के लिए ये वाला सवाल आने दीजिए, ये वाला सवाल राहुल जी का आने दीजिए। मैं उसी सवाल पे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को जमीन देना है, आपका मैं इसलिए सुन रहा था ध्यान से। राहुल जी सुनिए प्लीज, अरे आप प्लीज सुनिए भाई, आप जो राहुल जी का सवाल आ जाने, सवाल वो 5 साल वाला, 5 साल वाले प्रावधान पर क्या सवाल पूछ रहे हैं? ही प्रावधान पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो है आपने वक्फ बिल का संशोधन बिल पढ़ा नहीं है, आपने देखा ही नहीं है। आप जबरदस्ती कुछ भी बोलने जा रहे हैं तो हमारे पास ये टाइम पास का समय नहीं है। आप पढ़िए उसको, उसमें क्या है विनोद जी, आप पहले सुनिए तो सही। मैं आपको पहले सुन लीजिए 5 साल वाला प्रावधान है क्या, सुनिए। आप पहले सुन तो लीजिए। 5 साल वाला प्रावधान इसलिए रखा गया है कि भाई ये वक्फ का मतलब क्या होता है? अल्लाह का दिया हुआ दान। अब अल्लाह को कोई दान करे तो क्या आप मानते हैं कि अल्लाह को दान करने वाला सिख में से, जैन में से, हिंदू में से, इस सारे कम्युनिटी अल्लाह का दिया हुआ दान अल्लाह को नाम से दान करेगा? क्यों करेगा भाई? तो इसलिए कहा गया कि भाई अल्लाह के नाम से जो उनके समाज में किसी ने दान किया है वो मुस्लिम होगा, उसमें कम से कम अगर कन्वर्टेड है तो 5 साल वो इस आस्था से, इस विश्वास से मुस्लिम हैं। ये है। नंबर 2, आप लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं, आपने वक्फ बिल के संशोधन बिल को पढ़ा ही नहीं है। आप लोग जो है, जैसे आपके सारे नेता अभिभाषण कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अभी अतीकुर रहमान कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई मुझे इस बिल पे कोई डाउट तो नहीं है, मनसा तो नहीं है, लेकिन इस सरकार पे उनको डाउट है
कि आप जो है सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी का जो दर्जा है उस पर आप बार बार सवाल उठाते हैं। पहले अतिक्रम सवाल, आप तो विद्वान आदमी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। पहले ये सवाल ये कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडेड कोई वक्फ नहीं है, और वो फंडेड बाय यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी में देश का कानून, संविधान का आरक्षण क्यों नहीं लागू हो? ओबीसी एसटी को क्यों ना मिले? ओबीसी एसटी को, एससी एसटी को आरक्षण क्यों नहीं हो? तो ये 2009 में ये बेईमानी की गई, और आपने उसको माइनॉरिटी स्टेटस देके आपने एससी एसटी के और ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया। तो वो उसका लीगल चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार को इसको जवाब देना है। आप इस बात के लिए थोड़ा सा बिल्कुल फेक नैरेटिव। 5 साल वाले में मैं एक बात और जोड़, आपको राहुल लाल जी बताते हैं। पहले राहुल जी, एक मिनट लाल जी, मैं 5 साल वाले में कि आज राहुल गांधी के लिए तो बड़ा मौका था राहुल लाल जी यहाँ पे बोलने के लिए प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। आज आपके प्रतिपक्ष के नेता वक्फ बिल पे, वक्फ संशोधन बिल के सपोर्ट या अगेंस्ट में तो नहीं है। डिप्टी लीडर आपके गौरव जी आए हैं। परसेप्शन क्लियर कीजिए। आप लोग परसेप्शन में फंसे हुए हैं। आप परसेप्शन में फंसे हुए हैं कि ये वक्फ बिल सेकुलरिज्म और सीडो सेकुलरिज्म का टेस्ट है। ठीक है इस बात पे आइए। राहुल जी 5 साल वाले पर एक बात मैं जोड़ देता हूं। 5 साल वाला प्रावधान इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इसका बेजा इस्तेमाल होता था। कई बार जो है वक्फ के लिए संपत्ति लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता था कि किसी का धर्मांतरण करा के उनकी संपत्ति को लिखा लो। इसलिए भी 5 साल का प्रावधान रखा गया, जो सवाल आपने पूछा था। मैं आप सभी के पास लौटूंगा, लेकिन मुझे जरा एक बयान सुनवाना है, क्योंकि इन तमाम चर्चा के बीच 2010 का एक बयान काफी चर्चा में है। वो बयान किनका है? वो बयान है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री के संसद के अंदर का बयान है, लालू जी का बयान। एक बयान मैं आपको सुनवाता हूं। लालू प्रसाद यादव ने साल 2010 में संसद में स्वीकार किया था कि वक्फ बोर्ड में जमीन कब्जा के नाम पर भारी लूटपाट चल रही होती है। आप जरा देखिए, पहले इस बयान को देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका। मुझे ऐसा लगता है कि जितने कड़े कानून की मांग लालू जी कर रहे थे ना, शायद उतना कड़ा कानून तो ये है भी नहीं। और आज लालू जी के इस बयान की चर्चा संसद में भी सुना ही पड़ी है। शैलेंद्र मिश्र के पास सीधे मैं चलता हूं। शैलेंद्र, लालू प्रसाद यादव के इस बयान का जिक्र पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अपने संबोधन में कर रहे थे लोकसभा के अंदर। आज ये बयान काफी चर्चा में है और एक तरह से कहीं ना कहीं जो संशोधन का विरोध कर रहे हैं उनको आईना दिखाया जा रहा है इस बयान के जरिए। देखिए, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी तेजस्वी यादव इस बिल के विरोध में है, और जबकि लालू प्रसाद यादव का 2010 का बयान आपने सुना है, संसद के अंदर वो खुद ये स्वीकार कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जमीनों में लूटपाट मची हुई है। एक तरह से देखें तो उसे बेच दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये देखते हुए, यही सवाल किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के हिसाब से भारत में है, फिर जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा क्यों नहीं हो रहा है? और बीते 10 वर्षों में उससे आय देखो तो नाम मात्र बढ़ी है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? प्रबंधन सही से हो क्यों नहीं रहा? इसी सबको देखते हुए ये विधेयक लाया गया है। फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? बोर्ड में महिलाएं होगी, आपका विरोध है, तो क्या आप महिलाओं के विरोध में है? बोर्ड को और व्यापक बनाया जाएगा, आपका विरोध है। फिर आप क्या चाहते हैं? पसमानदा मुसलमान या पिछड़े मुसलमान ना रहें। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफा कोई फैसला आ जाए, उस पर कोर्ट जाने के बिल्कुल सीमित या ना के बराबर के विकल्प पुराने कानून में है। ये कहाँ का न्याय है? अगर किसी की जमीन है
उसके पास उसके कागज है, वो वर्षों से रह रहा है, तो उस जमीन पर अचानक कोई वक्फ बोर्ड दावा कर दे तो वो देश भर में अलग अलग जगह पर जाकर खुद ये साबित करने की कोशिश करे कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, ये मेरी जमीन है। तो ये तो उल्टा है। वक्फ बोर्ड अगर कोई दावा करता है तो उसे साबित करना चाहिए कि वो कैसे जमीन है। और वक्फ यूजर्स का जो एक कानून में संशोधन किया गया, वो एक तरह से विवादों का एक रास्ता खोल दिया गया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि सैकड़ों विवाद सामने आए। और किरण रिजिजू ने कहा भी कि आज जिस संसद में हम बात कर रहे हैं, इस संसद की जमीन पर भी वक्फ का दावा हो गया था। तो अब इससे आगे बचता क्या है? तो क्या कानून में सुधार की जरूरत नहीं? लोकसभा लिए चलता हूं जहां पर टीडीपी के सांसद इसी बिल पर बोल रहे हैं। सीधे चलते हैं लोकसभा। Was the 944-page report and a revised bill with 14 amendments. Among these, our party, Telugu Desam Party, suggested 3 important amendments to ensure the welfare of Muslims. One crucial amendment ensured the prospective application of the Waqf by user clause. This means that all existing Waqf properties registered under this provision will remain protected even without a Waqf deed. By ensuring this amendment, the TDP safeguarded the interest of the Muslim community and ensured that their properties shall remain intact. Our property, madam, also played a pivotal role in strengthening state authority regarding disputes over wrongful claims by the Waqf boards. We moved an amendment replacing the district collector with a designated officer above the rank of the collector to handle such disputes. This amendment empowered state governments to appoint a higher ranking officer, ensuring a more robust and fair and broader and larger resolution process, because we feel, madam, that there is a need to take care of the welfare and upliftment of the minorities. The TDP also proposed an amendment to extend the timeline for uploading Waqf property documents on the central portal. Originally, the bill required registration within 6 months, but recognizing practical challenges, we pushed for an extension. The JPC accepted, we are thankful, our proposal allowing the Waqf Tribunal to grant extensions in selected cases where valid reasons for delay exist. This ensures. टीडीपी के सांसद बोल रहे थे क्या क्या उन्होंने संशोधन में अपनी बातें रखी और क्या कुछ शामिल किया गया है। आप सभी की छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा जरूर। अतीकुर रहमान साहब, जो बात कही गई कि भाई आपकी जो आशंका थी वो तो सीए पर भी एकदम निर्मूल साबित हुई, निराधार साबित हुई, तो मतलब शंका करने का कोई कारण है नहीं, जल्दी से बताइएगा। जी देखिए, अभी जो टीडीपी के कह रहे थे, हाँ, यही तो आशंकाएं हमारी थी और हाँ, ये अमेंडमेंट उन्होंने तो आप स्वागत कर लीजिए, आप स्वागत कर लीजिए, अब उसको शामिल कर लिया गया है। अब अगर ये अमेंडमेंट मंजूर हो जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस अमेंडमेंट को क्या स्वीकारा जाएगा? ठीक है, लेकिन राहुल लाल जी, अब देखिए अतीकुर रहमान जैसे इस्लामिक स्कॉलर को दिक्कत नहीं है, फिर भी कांग्रेस को और आप लोगों को दिक्कत है। क्या दिक्कत है राहुल जी? लालू जी का बयान भी सुनवा दिया, वो तो और ज्यादा कड़े कानून की मांग कर रहे थे। लालचंद जी, बड़ा सही समय पे आपने लालू जी का बयान सुनाया। लालू जी का बयान 2010 का था और 2013 में इसी कारण से तो संशोधन किया गया और उसको बड़ी उसके साइंटिफिक ढंग से उसका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया गया है। लालचंद जी, जो आप केरल को लेकर सवाल पूछ रहे थे और सदन में भी जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई कहीं पर भी वक्त के लोग दावा कर देते हैं और ये स्थितियां हैं, एहसन सिंह जी, एक हिस्सा ऐसा भी है, एक हिस्सा ऐसा भी है एहसन सिंह जी, ठीक, एहसन सिंह जी, एक हिस्सा ऐसा भी है जो कह रहा है आपने उतना कड़ा कानून नहीं बनाया जितना लालू जी ने मांग की थी। नहीं लालचंद जी, देखिए, हो सकता है किसी प्रॉब्लम के नाते पिछली बार मेरी आवाज नहीं आई थी। मैं सभी को पैनलिस्ट यहाँ जो बैठे हैं उनको भरोसा दिलाता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार है, कोई ऐसा कानून बताइए जो मुसलमानों के हित में न रहा हो, देश के हित में न रहा हो। जो भी कानून आया वो देश के हित में आया, मुस्लिम समाज के हित में आया, खास करके गरीबों के हित में आया। इस बात को आपको स्वीकारना होगा। हालांकि कांग्रेस भी जानती है और समाजवादी पार्टी आरजेडी समय समय पर ये कोसती रही कि मुसलमानों को चक्की में
केवल वोट बैंक समझ के कांग्रेस पार्टी ने पिसने का कार्य किया, कोई भलाई का कार्य नहीं किया। आज जब एक कानून आ रहा है, लालचंद जी 10 सेकंड, मैं पिछली बार टेक्निकल प्रॉब्लम के नाते मैं करीम, आज जो कानून आया है, पारदर्शिता का कानून आया है, वेलफेयर का कानून आया है, विश्वास का कानून आया है, विकास का कानून आया है, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई अगर दिक्कत हो तो 4 पॉइंट से पूछ लीजिए कि दिक्कत क्या है। कोई भी दिक्कत हो तो बताए ना। विनोद जी, आपकी आवाज में अभी भी प्रॉब्लम, हाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। विनोद जी 10 ये मैं लाल जी, ये इतना ये सवाल तो ये है, आज की चर्चा से जितना पार्लियामेंट में हम लोग समझ सके हैं, बाकी माननीय सांसद समझेंगे इस चीज को बेहतर, कि आखिर हर रिफॉर्म्स का इस देश में विरोध करने वाले लोग क्यों सामने में आते हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल एक देश का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है, ठीक है। और अगर इस रिफॉर्म को, जैसे आप ट्रिपल तलाक के मामले में आप लोगों को गुमराह किया, जैसे एक मामले में जो अभी शैलेंद्र बता रहे थे कि आपने गुमराह किया, सवाल ये है कि अगर ये देश, संसद ने ये कानून बनाया, संसद ने ये बोर्ड बनाया, तो क्या ये संसद को ये अधिकार नहीं है? बेशक अगर ये संसद को अधिकार है तो ये कुछ मुट्ठी भर एनजीओ और कुछ मौलाना किसको गुमराह कर रहे हैं और किसको डर दिखा रहे हैं, ये देश को समझने की बिल्कुल समझने की जरूरत है। शुक्रिया। लोकतंत्र में तो संसद सर्वोपरि होती ही है, होनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतिकुर रहमान साहब, राहुल लाल जी, साथ में एसएन सिंह जी, विनोद जी और शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बेहद खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे, और वो भी जुड़ा हुआ विषय है इसी वक्फ संशोधन विधेयक से ही। अभी वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और वक्फ संशोधन विधेयक पर एक आवाज, मजबूत आवाज केरल से भी आ रही है। वक्फ बिल पर सेक्युलर टेस्ट क्या है? केरल के चर्च एसोसिएशन ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर सेक्युलरिज्म का बड़ा टेस्ट होना है। केरल के चर्च ने राज्य के सभी सांसदों से अपील की है कि इस बिल का समर्थन करें, जिससे लोगों को न्याय मिल पाए। आने वाली पीढ़ियां आपके विरोध को याद रखेंगी। चर्च की पत्रिका ने अपने संपादकीय में लिखा है कि संसद में प्रस्तुत मौजूदा बिल अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। आज हजारों हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम वक्फ कानून से पीड़ित हैं और सड़क पर हैं। तो क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल सेक्युलरिज्म का टेस्ट है? क्रिश्चियन एसोसिएशन ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के सामने मुस्लिम वोट बैंक या न्याय के बीच किसी एक को चुनने का अवसर दिया है। केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने इंडी गठबंधन के अल्पसंख्यकवाद की पोल खोल कर रख दी है। सबसे ज्यादा दबाव तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर है कि वोट काउंट की सियासत में वो किसे अल्पसंख्यक मानते हैं। बिल के समर्थन में सड़क पर उतरे कुछ मुस्लिम उलेमाओं को सियासी दलों ने पूरा समर्थन दिया, लेकिन केरल के चर्च उन्हें वक्फ बिल के समर्थन में खड़े होने की अपील कर उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं है। चर्च का स्पष्ट मानना है कि वक्फ के असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण प्रावधानों में बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के सांसदों को समर्थन देना चाहिए, लेकिन वोट की सियासत में केरल, कर्नाटक जैसे अनेक राज्यों में किसानों को न्याय कौन दिलाएगा, इस पर विचार करने की इन्हें फुर्सत ही नहीं है। हमारी संवाददाता विनिया केरल से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। एक बार फिर से अपने एडिटोरियल से याद दिलाया विनिया कि जरा ख्याल रखिए और सही सेक्युलरिज्म को चुनिए कि सही सेक्युलरिज्म, राइट सेक्युलरिज्म क्या है। क्या केरल के सांसदों तक ये आवाज पहुंच रही है और वो इस पर सोच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर सीपीएम के? केरल का पूरा ईसाई कम्युनिटी समुदाय है, वो लोग अपनी डिसीजन ये बोला है कि आप लोगों को, मतलब केरला की जितने संसदें हैं उनको ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसकी पक्ष में मतदान देना है, और ये बिल को जितना जल्दी से ये कानून बना के केरला में मुनम्बम में एक संघर्ष चल रहा है। वो लोग 610
परिवार हैं वो लोग अनिश्चित काल संघर्ष में है, क्योंकि वहाँ 130 एकड़ का लैंड है, जमीन है। इसमें ये जो 610 परिवार हैं वो लोग 50 साल से वहाँ रहने वाले लोग हैं, मगर 5 साल पहले केरला का वक्फ बोर्ड ने बोला है कि ये हमारा वक्फ प्रॉपर्टी है, आप लोग यहाँ से निकल के बाहर जाना है, ये प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। इसलिए वो लोग वहाँ संघर्ष में हैं। तो ये कानून, ये अमेंडमेंट बिल कानून बनाएगा तो इस प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, इसमें समाधान हो जाएगा। इसलिए केरल का जितना पूरा ईसाई समुदाय अपील किया है कि संसदों इसके पक्ष में मतदान देना और इसको कानून बनाना। थैंक यू वेरी मच बिन्या, जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज इस मसले पर एक बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर डीडी न्यूज पर आपका। नमस्कार। केरल में जिस तरह से बात कही जा रही है, ऐसा तो लग रहा है कि ये वक्फ संशोधन बिल ला करके आपने इनके सामने दुविधा खड़ा कर दी, दोनों के सामने, कि वो चुने कि सही अल्पसंख्यक कौन है और सही सेक्युलरिज्म क्या है। ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन में जीने की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को आदत लगी थी, अब उनको सामना करना पड़ रहा है सच के साथ। और सच ये है कि 50 साल से भी अधिक साल रहने वाले लोगों को आप कहोगे और वो क्रिश्चियन है, क्योंकि आज के बिल की सबसे बड़ी प्रोविजन है कि जो मुस्लिम है उसने अगर खुद की प्रॉपर्टी दी है तो वो वक्फ हो सकती है, बाकी नहीं वक्फ हो सकती जी। अब ये कहाँ का क्या कहा थी, किसने बेची, क्या हुआ, लेकिन अचानक आ गए और वक्फ ने कहा कि हमारी है, तो लोग बड़े परेशान हैं। 150 दिनों से आंदोलन चल रहा है, 6 महीने हो गए लगभग, तो ये आंदोलन चल रहा है और जोर से है। पूरा केवल क्रिश्चियन समुदाय नहीं, केरल का आम नागरिक भी उनके पक्ष में है कि ऐसा कैसा वक्फ कानून होगा कि जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी के भी जमीन पर या घर पर एक रुमाल डालेगी और कहेगी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। मैं अभी कोड़िकोड गया था, तो कोड़िकोड में भी एक हिंदू महिला जो अब उसके पति नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी वो खेती करती है, तो उसकी खेती को भी नोटिस आई है। तो ऐसे नोटिस भेजने वाला ये कौन सी व्यवस्था है? ये खत्म करने के लिए ये बिल लाया है और इसका निश्चित उपयोग ऐसे सभी लोगों को होगा। शिकायत कर सकते हैं, दया की भीख नहीं मांगने की जरूरत है। और ये मुझे लगता है, और जो बड़ी बात कही मंत्री जी ने और रिजिजू ने कि जिस तरह से लूट हुई है कि केवल 160 करोड़ रुपए 8 लाख प्रॉपर्टीज है, 8 lakh properties fetching only 160 crore rupees per annum. Unbelievable. Means it's a corruption of more than 25,000 crore each year. ठीक है, It's a huge thing. और इसलिए लोगों की मान्यता है देश की, इसमें मजहब का सवाल नहीं है। ये कोई मस्जिद का ये नहीं है व्यवस्थापन कैसे चले, ये कोई मजार का व्यवस्थापन कैसे चले, ये नहीं है। ये है वक्फ, यानी जिन्होंने ऐसी जमीन दी है स्वमर्जी से और खुद की मालकी की, तो उनके प्रबंधन का केवल समस्या है। इसमें मजहबी कुछ नहीं है, बिल्कुल मजहबी कुछ नहीं है। मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर रहे। अरे भाई, तिरुपति देवस्थान है एक जी, तिरुपति देवस्थान ने इतने कॉलेज, इतने भंडार, इतने स्कूल्स, इतने नए नए कोर्सेस और इतना सब चालू किया है जी। तो ये काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी बनाया है। उम्मीद है कि वक्फ भी इसी तरह काम करेगा, इसलिए उम्मीद नाम दिया गया है। माफी के साथ अभी फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि सीधे लोकसभा हमें चलना